हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो आपका है जो 501 जो कोड है उसका ब्लॉक 2 और ब्लॉक 2 से जो यूनिट है वो हमने 7 ली है, शारीरिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन। तो आपके कमेंट्स आ रहे थे, आप क्वेरी कर रहे थे, बार बार आप ये कह रहे थे कि जो पीडीएफ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको बताए जाएं। तो चलिए आज यही कर लेते हैं, आपके जो क्वेश्चंस पीडीएफ में दिए गए हैं उनके हम आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो 501 और आपका पाठ्यक्रम है और जो ब्लॉक है वो 2 है और यूनिट जो है वो 7 ले लेते हैं। तो चलिए आइए फिर चलते हैं, इसमें जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो ऐसा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए एक विकेंद्रीकृत व्यूह रचना क्यों अपनाई गई, ये भी आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दो चीज़ें होती हैं। केंद्रीकृत में होता है जिसमें जो भी शक्तियाँ, जो अधिकार होते हैं वो राज्य और सरकार के हाथ में होते हैं, और विकेंद्रीकृत जो प्रणाली होती है इसमें जो भी शक्तियाँ और जो अधिकार होते हैं वो सिर्फ राज्य या फिर केंद्र सरकार तक सीमित नहीं होते, बल्कि स्थानीय जिला गाँव स्तर पर जो लोग होते हैं, वहाँ के रहने वाले होते हैं, उनको भी दिए जाते हैं, वो भी अधिकार उनको मिलते हैं। तो यही है आपका विकेंद्रीकृत प्रणाली। तो फ्रेंड, विकेंद्रीकृत प्रणाली में स्थानीय जिला गांव के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ सीमित नियंत्रण केंद्र या राज्य या जिला स्तर की जिला अधिकारी के पास होता है, लेकिन जो मेन अधिकार होता है वो स्थानीय जिला गांव के स्तर पर होता है। तो विकेंद्रीकृत प्रणाली का मतलब हो गया कि स्थानीय जिला गाँव के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं, और कुछ ही सीमित अधिकार जो होते हैं केंद्र, राज्य या जिला के अधिकारी के पास होते हैं। मेन जो अधिकार होता है वो स्थानीय जिला गांव स्तर पे होता है। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विकेंद्रीकृत जो है सार्वत्रिकीकरण के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों इसको अपनाया गया, क्यों लागू किया गया। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, जब विकेंद्रीकरण को अपनाया गया तो विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप जिला स्तरीय तथा उप जिला स्तरीय अधिकारियों के हाथों में अधिक उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है, तथा अधिकारी शैक्षिक सेवा को उपभोक्ताओं के निकट लाते हैं, अध्यापकों, विद्यालयों तथा स्थानीय प्रशासन को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बनाते हैं। यानी विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में निष्पक्षता तथा समावेशन सुनिश्चित करना है, और जब तक कि सुधार सुनियोजित नहीं होते हैं, कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं, यह उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो विकेंद्रीकृत जो प्रणाली होती है, मेन इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रारंभिक शिक्षा में निष्पक्ष और समावेशन जो होता है सुनिश्चित करना। तो विकेंद्रीकरण को इसलिए भारत में चुना गया, लागू किया गया, क्योंकि जो अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के पास थे उन अधिकारों को ले लिया गया और उन अधिकारों को जिला स्तर पे, उप जिला स्तर पे ग्रामों में बांट दिया गया। देखिए, गांवों में ग्राम पंचायतें होती हैं और प्राइमरी लेवल की जो स्कूलें होती हैं वो ग्राम पंचायत के अंडर में होती हैं। उनका रख रखाव, उनका निर्धारण, हर एक चीज़ की जो ख्याल होता है वो ग्राम पंचायत करती है, जो पंचायतें होती हैं वो करती हैं, जिला पंचायतें करती हैं। तो यही होता है विकेंद्रीकरण, यानी राज्य और केंद्र के हाथ में उत्तर शक्ति और अधिकार ना होके जिला स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर होना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे प्राथमिक प्रारंभिक की डिलीवरी का उत्तरदायित्व के ढांचे की एक अनुक्रियाशील प्रणाली का एक नया तरीका तैयार करने से संचालित करने के लिए कई राज्य सरकारों ने नए कानून पारित किए। कुछ राज्य सरकारों ने जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के साथ एक निकट सहयोग तथा भागीदारी का समर्थन किया, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं, राज्य और ग्राम स्तर पर अधिकार। समग्र रूप में एक केंद्रीकृत प्रणाली से विकेंद्रीकृत प्रणाली की ओर रूपांतरण एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया का फोकस समय समय राज्य से जिला, उपजिला तथा समुदाय स्तर पर लाकर देश विकेंद्रीकृत प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो व्यूह रचना की बात की गई है, तो जो योजनाएं थी वो निम्नलिखित थी कि समेकित बाल विकास योजना ने ICDS अनुभव ने दर्शाया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के सुविधा वंचित असुरक्षित बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना अति महत्वपूर्ण। यही है आपकी व्यूह रचनाएं क्यों अपनाई गई थी। तो एक ये रीज़न था।
और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भी स्पष्ट किया कि जब जिला स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान रूप अपनाया गया जिसमें लोगों ने सक्रियता से भाग लिए तो साक्षरता दर बढ़ाने में इसका प्रभाव काफ़ी था। और फिर जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे डीपीईपी कहते हैं, जिसे नवंबर 1994 में आरंभ किया गया, तो ये भी याद कर लीजिएगा डीपीईपी की स्थापना नवंबर 1994 में की गई और इतना सफल रहा कि सरकार ने यूईई के लिए यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण जिसे कहते हैं देश भर में डीपीईपी कार्यनीति को संचालित करने का फैसला ले लिया। और डाइट यानी जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान को अपने अपने राज्यों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विकास की योजना बनाने के लिए मुख्य दायित्व दिया गया और यही संस्थाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पर नज़र रखने और समन्वय करने के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायित्व है। यही हम कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में सख्त अधिकार ना हो कि जिला स्तर पर और आपके स्थानीय स्तर पर ग्राम स्तर पर देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। और यही मेन वजह थी कि इसको अपनाया गया प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए और जो व्यूह रचनाएं थी वो हमने आपको भी जस्ट जो बताई हैं। ठीक है, तो आयोजन तथा प्रबंधन में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा से संबंधित व्यवसायियों प्रशासकों को शहरी स्थानीय प्रशासन पर और पंचायती राज व्यवस्था के स्तरों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तथा सहायता दी जाए। जो जस्ट अभी कहा, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा में स्थानीय स्तर की संस्थाओं को विभिन्न राज्यों में मजबूत बनाया जा रहा है क्योंकि आपकी ECCE जो है पूर्व बालकाल देखभाल शिक्षा महत्वपूर्ण है। अतः यूईई का उद्देश्य है कि ECCE या ICDS द्वारा निर्मित आधार का सहारा लेना, यानी स्थानीय स्तर पर जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ के लोगों को भली भांति समझ रहे हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। यदि ये अधिकार उनको दे दिए जाए तो जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ हैं प्राथमिक शिक्षा में वो सब दूर हो जाएगी क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के सामाजिक वातावरण को, वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण को, सब चीज़ों को, आर्थिक वातावरण को, सबको समझ रहे हैं। यही मेन रीजन था कि केंद्र और राज्य सरकार के हाथ से ये शक्ति लेके स्थानीय और जिला स्तर पर दे दी गई। यही आपका कहलाता है प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण। और जिसके अंतर्गत अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपकी जो चीज़ें हैं वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था, जो हम आपको बार बार कह रहे हैं, विद्यालय प्रबंध समिति है। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं और क्या क्या है। तो देखिए आपका है ग्राम शहरी वार्ड है और अभिभावक शिक्षा संघ है, माँ अध्यापका संघ है और जनजातीय स्वायत्त विकास समितियाँ हैं। ठीक है ना, यानी जिनका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा तथा विद्यालयों का साझा प्रबंधन करना है। एक क्वेश्चन, समुदाय स्वामित्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समुदाय स्वामित्व वो होता है विद्यालय यानी कि उस निवास स्थल में रहने वाले, विद्यालय के उस निवास स्थल में रहने वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है और ये आवश्यक है कि उस गांव के रहने वाले जो निवासी हैं सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का स्वामित्व उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। यानी किसी अध्यापक का, टीचर का या सरकार का ये काम नहीं होगा, ये खुद उस गांव के रहने वाले लोगों को समझना होगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाती है कि यदि कोई बच्चा है जिसे शिक्षा नहीं मिल रही तो उसको शिक्षा उपलब्ध कराएं। एक अकेले अध्यापक के लिए संभव नहीं है कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे सके और इस प्रक्रिया में सभी साझेदारों को, जैसे महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हैं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य हैं, ये सब इसमें इनको शामिल होना पड़ेगा। ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं और यही कहलाता है आपका समुदाय स्वामित्व। यानी विद्यालय में जो गांव के रहने वाले जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जो दायित्व है, सिंपल लफ्जों में आपको बताएं कि गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं और उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जो उत्तरदायित्व है वो सिर्फ एक अध्यापक का नहीं है बल्कि उस गांव के रहने वाले लोगों का, निवासियों का है, वहां के महिला समूह का, ग्राम शिक्षा समिति का, पंचायती राज संस्थाओं का है। यही आपका है समुदाय स्वामित्व। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसका आयोजन से क्या अभिप्राय है तथा सूक्ष्म आयोजन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि आयोजन से क्या अभिप्राय है, सूक्ष्म आयोजन क्या होता है, यूईई के लिए सूक्ष्म आयोजन क्यों अपनाया गया। दो क्वेश्चन अभी ले लेते हैं कि आयोजन से क्या अभिप्राय है, सूक्ष्म आयोजन क्या होता है। तो देखिए, सूक्ष्म आयोजन से क्या अभिप्राय है, सूक्ष्म आयोजन क्या कहलाता है। तो देखिए, आवश्यकताओं का पता लगाने में स्थानीय व्यक्तियों, लाभग्राहियों की भागीदारी, ठीक है ना,
किस रूप में, यानी जो संसाधन होते हैं, संसाधनों को उत्पन्न करना, प्रयोग में आने वाली सामग्री, और या फिर आप कह सकते हैं प्राप्त संसाधनों का ध्यान में रखते हुए ग्राम योजना तैयार करना। यानी आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि सूक्ष्म आयोजन का अर्थ है कि जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी सामग्री होती है, आवश्यकताएं होती हैं, उपलब्ध संसाधन होते हैं, उनका पता लगाना ही सूक्ष्म आयोजन। तो स्थानीय स्तर पर आप कम शब्दों में और अच्छे से लिख सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का, स्थानीय स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग और समर्थन की जरूरत होती है और यही कहलाता है सूक्ष्म आयोजन। ठीक है, अब आयोजन क्या कहलाता है? तो देखिए, अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ क्रियाविधियों या क्रियाकलाप का अनुक्रमिक प्रस्तुतिकरण आयोजन कहलाता है। ठीक है, यानी जो गांव के लोग होते हैं उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और कुछ क्रियाविधियों या क्रियाकलाप की जो प्रस्तुतिकरण होता है उसे ही आयोजन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था यूईई के लिए सूक्ष्म आयोजन को क्यों अपनाया गया है? सूक्ष्म आयोजन में निहित चरण कौन कौन से हैं? तो पहले ले लेते हैं कि यूईई के लिए सूक्ष्म आयोजन को क्यों अपनाया गया। तो आपका एक क्वेश्चन था चरण का कि सूक्ष्म आयोजन में कौन कौन से चरण होते हैं, उनको देखिए लिखना है। तो उसमें चलिए आइए देख लेते हैं सूक्ष्म आयोजन के कौन कौन से चरण होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला समुदाय का सशक्तिकरण होता है और इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है, माँ अध्यापक संघ इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उनकी क्षमता का विकास हो और प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को पहचान सकें, उनके उत्तर ढूंढ सकें। फिर शिक्षा का अधिकार भी है, इस अधिनियम के प्रावधानों के समुदाय को अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और इसमें क्या होता है कि इन अभियानों से लोग अपनी भूमिका और दायित्वों के प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत हो सकेंगे, उसे जान सकेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं देखिए। तो आप जैसा देख ही रहे हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मीना अभियान, माँ बेटी मेला, महिला सम्मेलन, किशोरी मेला, बाल शिशु मेला, प्रभात फेरी, पंजीयन अभियान। फिर है आयोजन दलों की पहचान करना। तो आयोजन दलों की पहचान कैसे की जाती है ये आपको लिखना होगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए मात्र एक सरकारी अध्यापक ही पर्याप्त नहीं होता है। ये कि प्रत्येक पक्ष पर अच्छी प्रकाश सोचने और संगत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो होते कोर दल बनाने की आवश्यकता होती, तो बहुत सारे दल भी इसमें बनाए जाते हैं, जैसे स्टेक होल्डर वगैरह साझेदार के रूप में भी ये काम किया जाता है। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण, तो एक ये भी होता है, इसके चरण के अंतर्गत आता है, आप इसे भी देख सकते हैं। दूसरा है उन मुद्दों की पहचान करना जिससे निपटने के लिए हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो होते हैं आयोजन दलों के निर्माण के पश्चात अगला चरण है उन मुद्दों का आकलन करना जिनका संबंध प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता, पंजीकरण, अवधारणा, गुणवत्ता से और इस संदर्भ में निर्णय भी लिया जाता है कि क्या इन मुद्दों से गांव स्तर पर ही निपटा जा सकता है या खंड या जिला स्तर पर निपटने की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है आंकड़ों की आवश्यकता तथा उनके स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉनिटरिंग से क्या अभिप्राय है, समुदाय यूईई कार्यान्वयन का मॉनिटरिंग कैसे करता है इसके बारे में हम देखेंगे। और जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग जिला प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका की समीक्षा करना है इसमें, क्योंकि आप कहते हैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम इसको इसमें नहीं डाल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन को लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि सभी तक पहुंचे। उसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।